नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज़ में व्यस्त भी होंगे। व्यस्त होना अच्छी बात भी है। हम लोगों के साथ बने रहते हुए आप डेली नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं और डे वाइज डे इम्प्रूव करते हुए आप और भी बेटर होते जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और ये एप्लीकेशन बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा हम लोगों का। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फेक्टियस डिजीजेज ऑफ ह्यूमन, मानव के कुछ प्रमुख संक्रामक रोग या कुछ प्रमुख संचरणशील रोग। इसमें जो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमुख जीवाणु जनित रोग या इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस। तो सिंपली यहां पर हम लोग कहेंगे प्रमुख जीवाणु जनित रोग या इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ की बातों को। अब सवाल उठता है कि कितनी बैक्टीरियल डिजीज हमें पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं सीधी सी बात बताऊँ आपको, जितनी बैक्टीरियल डिजीजेज आपकी NCERT में दी गई हैं उतना तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और उसके अलावा भी कुछ और बैक्टीरियल डिजीजेज जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं, उन बैक्टीरियल डिजीजेज का भी एक जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए। क्लियर है ना। तो दोनों ही तरीके हम लोग फॉलो करेंगे, NCERT की डिजीज को अच्छे से पढ़ते हुए और बाकी की जो डिजीज हैं उनको इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हम लोग लेकर के साथ में चलेंगे। क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो डिजीज NCERT में खूब अच्छे से दी हुई है, ठीक है ना, उसे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 डिजीज हम लोग लेंगे क्या, टाइफाइड। जी हाँ, इसके लिए हम लोग सिंपली कहते हैं टाइफाइड या आंत्रिय ज्वर। जी हाँ, आंतरिक ज्वर अर्थात इसी को कहते हैं हम लोग एंटेरिक फीवर। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। अब सवाल ये होता है कि पैथोजन कौन है जी। पैथोजन का अर्थ होता है रोगजनक। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि पैथोजन का अर्थ क्या होगा, रोगजनक। तो यहां पर मैं एक बार हिंदी भी लिख दूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने हिंदी लिख दिया लेकिन बार बार हिंदी लिखना पॉसिबल नहीं होगा, इंग्लिश में ही चलेगा, उसको आप समझते रहिएगा। तो ये हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। अब साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। अब सवाल उठता है कि यहां पर आप देखेंगे कि ये कहां पाया जाता है। तो सिंपली आप कहेंगे यह गंदी नालियों के जल में रहता है। अब अगर गंदी नालियों के जल में रहता है तो जरा सोचिए कि पैथोजन का मुख्य आवास गंदी नालियों का जल, इसीलिए ये
वायु जनित रोग है या जल जनित रोग है, तो आप कहेंगे यह एक जल जनित रोग होगा। यहां नहीं बल्कि इसको ध्यान दें, यहां पर लिखेंगे एक जल जनित रोग, इस तरह से। फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो संक्रमण होता है शरीर में वो कैसे होगा, तो इसमें आप देखेंगे संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन। तो इसको आप देखेंगे, इस पैथोजन को प्रायः घरेलू मक्खियों के द्वारा या कॉकरोच के द्वारा गंदे स्थानों से हमारे भोजन या पेयजल तक पहुंचाया जाता है, और भोजन, दूषित भोजन या पेयजल के माध्यम से हमारे मुखीय मार्ग से आहार नाल में पहुंचता है। क्लियर? तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे इसे घरेलू मक्खी अर्थात यांत्रिक वाहक। यांत्रिक वाहक का अर्थ यह होता है कि पैथोजन को लिया और पैथोजन को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, रोगजनक को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दिया, और वाहक के शरीर में पैथोजन का विकास नहीं हो रहा है। और अगर वाहक के शरीर में पैथोजन का विकास भी होगा तब इसे यांत्रिक नहीं, तब इसे जैविक वाहक कहेंगे। ठीक है? तो इस तरह से तो यांत्रिक वाहक या कॉकरोच द्वारा भोजन या पेयजल तक पहुंचाया जाता है, तथा दूषित भोजन व जल द्वारा मुखीय मार्ग से होकर आंत्र तक पहुंचता है। होकर छोटी आंत्र तक पहुंचता है। ये हो गया। अब सवाल उठता है रोग जनकता, रोग का विकास कैसे करेगा? ठीक है ना? तो यहां पर आप देखेंगे रोग जनकता अर्थात पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस कैसे करेगा? अर्थात यहां पर देखेंगे रोग विकसित होने की प्रक्रिया। जी हां, रोग विकसित होने की प्रक्रिया। तो इसमें आप देखेंगे कि रोग कैसे विकसित होगा, तो सिंपली आप लिखेंगे कि यह जीवाणु छोटी आंत्र की म्यूकोसा में अपना गुणन करते हुए
करके रुधिर में पहुंचकर एंटीबॉडी को मुक्त करते, एंटीजन को या अपने विष पदार्थों को मुक्त करते हुए रोगीय लक्षणों को जन्म देता है। टॉक्सिन्स को मुक्त करके रोगीय लक्षणों को जन्म देता है। अब सवाल उठता है कि रोग के लक्षण क्या होंगे, रोगीय लक्षण या रोग के लक्षण कौन कौन से होंगे। आइए थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं। जी हां, हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप देखिए। बहुत से बच्चों को पूछा जाता है कि सिम्टम्स माने क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं लक्षण होता है। लक्षण नहीं होता। सिम्टम्स का अर्थ है रोगीय लक्षण। क्या होगा? रोगीय लक्षण, अर्थात रोग के लक्षणों के लिए ही सिम्टम शब्द यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब रोग के लक्षण क्या होंगे, तो सिंपली आप देखेंगे लगातार बना रहने वाला उच्च ज्वर, कितना 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ देखेंगे सिर दर्द, पेट दर्द, या आमाशयी दर्द, भूख न लगना। अब भूख न लगना, इसका मतलब है यहां पर आप देखेंगे एनोरेक्सिया। जी हाँ, और इसी के साथ साथ देखेंगे कि कब्ज, अर्थात यहां पर आप कहेंगे कॉन्स्टिपेशन। या इसी को कहते हैं कोष्ठबद्धता। कोष्ठबद्धता समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ चीजें हैं, और इसी के साथ साथ देखेंगे पेचिस भी, ऐसे लक्षण भी समझ रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा। फिर इसी के साथ साथ यहां पर कुछ और चीजें देख सकते हैं आप। पेचिस तो छोड़ दीजिए, कोष्ठबद्धता लिखी ही हुई है, तो इसको आप देखेंगे कमजोरी। क्या हो जाएगा? कमजोरी। और यहां पर आप देखेंगे ये कुछ प्रमुख लक्षण होंगे, और यहां पर देखेंगे शरीर में दर्द। ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनको आप यहां पर देख सकते हैं। टाइफाइड के केस में ये पाए जाएंगे। क्लियर?
अब सवाल उठता है कि इन लक्षणों के साथ जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर को ये संदेह हो जाता है कि इस व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है, लेकिन फिर भी टाइफाइड है कि नहीं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, इस बात को कंफर्म करने के लिए वह क्या करेगा, वह डायग्नोसिस करवाएगा। डायग्नोसिस का अर्थ होता है रोग निर्धारण। ध्यान दें, बात की जा रही है रोग निर्धारण की। अब रोग निर्धारण को एनसीईआरटी ने लिखा है निदान, जो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात पर यहां पर एग्री नहीं करता हूं। मेरे हिसाब से रोग निर्धारण अधिक सही शब्द है, निदान सही शब्द नहीं है। ठीक है ना? तो फिर भी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो आप इसका थोड़ा सम्मान कर लीजिएगा, अदरवाइज इसका मीनिंग होता है, आप देखेंगे, डायग्नोसिस। अब देखेंगे कि रोग निर्धारण या निदान या डायग्नोसिस की जो बात हो रही है इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग देखिए ये होता है समुचित परीक्षणों के द्वारा रोग की सही पहचान किया जाना। समुचित परीक्षणों द्वारा रोग की सही पहचान किया जाना। इस तरह से ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है तो इसकी पहचान कैसे? तो आप कहेंगे यह विडाल टेस्ट या विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। जिसमें ब्लड में सामोनेला के विरुद्ध बनी एंटीबॉडी को देखा जाता है। इस तरह से आप देख पाएंगे। ठीक है ना? तो ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि चिकित्सा की बात करें या थेरेपी, समझ रहे हैं ना? तो थेरेपी तभी मानी जाती है जब एक सही चिकित्सक के देखरेख में किया जाए। अपने मन से आप जाकर के दवा ले लेते हैं तो वो थेरेपी नहीं है। क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे चिकित्सा की बात करेंगे तो चिकित्सा कैसे होगी? तो आप कहेंगे समुचित सही तरीके से जो इन बैक्टीरिया के विरुद्ध औषधियां यूज की जाती हैं उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स, अर्थात प्रतिजैविक। तो समुचित प्रतिजैविक व ज्वर रोधी औषधि द्वारा सही तरीके के एंटीबायोटिक्स और जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन हैं या ज्वर रोधी औषधियां हैं उनकी सहायता से इसका उपचार किया जाता है या चिकित्सा की जाती है। तो एक डिजीज को यहां पर हम लोगों ने इसे कंफर्म कर लिया है। क्लियर? अब आइए अगली डिजीज की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे न्यूमोनिया डिजीज को। जी हाँ, ये है, आप देखेंगे न्यूमोनिया और न्यूमोनिया डिजीज की बात अगर हम लोग करें तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कहानी बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में किसका संक्रमण? तो आप ध्यान दें, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा होता है। विभिन्न पैथोजेंस के संक्रमण द्वारा होता है। संक्रमण द्वारा होता है, जैसे अब जैसे में इसके पैथोजेंस का नाम लिखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि पैथोजेंस क्या हो जाएंगे। ये हमने 3 नाम आपको बताए, क्या? स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनी, अंडरलाइन करेंगे दोनों जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम को। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे डिप्लोकोकस, न्यूमोनी, और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो इस तरह से यहां पर आप देख पाएंगे, इन चीजों को आप समझ पाएंगे। क्लियर है ना? तो ये बातें आपके सामने हैं। अब पैथोजन के बाद में हम लोग देखेंगे कि इन्फेक्शन। एक चीज और देखेंगे, यह वायु में पाए जाते हैं। अब जैसे ही मैंने लिखा कि यह वायु में पाए जाते हैं, इसीलिए आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यह न्यूमोनिया कैसा रोग है, जल जनित है या वायु जनित है। तो सिंपली आप कहेंगे कि एक वायु जनित रोग। और मैं आपको बताऊं कि जो एयर के द्वारा वायु में पाए जाने वाले पैथोजन होंगे, रोगजनक होंगे, वो हमारे किस मार्ग से प्रवेश करेंगे शरीर में? तो आप कहेंगे श्वसन मार्ग से। इसीलिए मैक्सिमम संभावना होती है कि यह हमारे श्वास मार्ग को या श्वसन तंत्र को संक्रमित करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, बात करेंगे इन्फेक्शन या संक्रमण। तो संक्रमण की बात करने पर हम लोगों को यहां पर देखना होगा बच्चों कि यहां पर देखेंगे खांसने व छींकने से उत्पन्न बूंदों के या सूक्ष्म बिंदुकों के माध्यम से,
मेंढकों द्वारा या रोगी द्वारा रोगी की संक्रमित वस्तुओं का उपयोग करने से। संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से। अब सवाल उठता है कि रोगजनकता। तो सिंपली आप कहेंगे कि यह जीवाणु श्वसन मार्ग मुख्यतः फेफड़े की गहराई में स्थित रचनाओं एवं वायुकूपिकाओं को, तो लिखेंगे जीवाणु मुख्यतः फेफड़े की गहरे भागों या वायु कूपिकाओं को संक्रमित करते हैं। अतः कूपिकाओं में जलीय तरल व म्यूकस भरने लगता है। जलीय तरल व श्लेष्म भर जाने से रोगीय लक्षण उत्पन्न होते हैं। रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब सवाल उठता है कि जैसे, ध्यान दें, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे हल्का ज्वर, खांसी, श्वास लेने में कठिनाई, श्वास लेने में कठिनाई। अब ध्यान देंगे, श्वास लेने में कठिनाई होगी और इसके साथ साथ ध्यान दें, एलियोली में अगर तरल पदार्थ भर गया है, वायुकूपिकाओं में तरल का जमाव हो गया है, तो गैसों का विनिमय कम हो जाएगा। इसीलिए शरीर में या ब्लड में क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और CO2 की अधिकता हो जाएगी। इस अवस्था को दम घुटना कहते हैं या एस्फाइक्सिया कहते हैं। और इस दम घुटने के कारण, आप ध्यान दें, इस दम घुटने के कारण श्वसन दर तीव्र हो जाएगी और शरीर में ऑक्सीजन की अधिक कमी हो जाने पर नाखूनों, होठों आदि एवं त्वचा पर जगह जगह नीले धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसे साइनोसिस कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे श्वास लेने में कठिनाई, श्वसन दर में वृद्धि, श्वसन दर में वृद्धि। इसी के साथ साथ आप देखेंगे दम घुटना या एस्फैक्सिया, या इसी को इंग्लिश में एक और नाम देते हैं सफोकेशन। और यहां पर आप देख पाएंगे कि इसके अलावा और क्या होगा, तो आप कहेंगे
ब्लड में O2 की अधिक कमी हो जाने पर यहां पर आप देखेंगे क्या होगा, त्वचा व नाखूनों पर नीले धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसे साइनोसिस कहते हैं। और यहां पर एक नोट करके एक पॉइंट आपको ऐड करवाएंगे, ठीक है ना। यहां पर आपको नोट करके एक खास बिंदु पर ध्यान देना होगा कि यह रोग प्रायः बच्चों में तथा ठंड के मौसम में पाया जाता है। नोट करके आप लिखेंगे, यह रोग प्रायः ठंड के मौसम में बच्चों में पाया जाता है। जी हाँ, अब इसमें हम लोग रोग निर्धारण और चिकित्सा इस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि रोग निर्धारण की बात करेंगे तो लक्षणों के आधार पर रोग का निर्धारण कर लिया जाता है, तथा चिकित्सा की बात करें तो उचित प्रतिजैविकों अर्थात प्रॉपर एंटीबायोटिक्स के यूज के द्वारा इसकी चिकित्सा की जाएगी। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो तो उसमें एंटीबायोटिक्स का यूज करके उसकी थेरेपी की जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इन चीजों को कंसीडर करेंगे। ओके, अब आ जाएंगे कुछ अन्य जीवाणु जनित रोग की चर्चा करनी होगी हम लोगों को। तो यहां पर आप लिखेंगे सम अदर बैक्टीरियल डिजीजेज। जी हाँ, अब कुछ और बैक्टीरियल डिजीज की बात अगर हम लोग करते हैं तो सिंपली यहां पर आप कंसीडर करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझें। तो यहां पर आप देखेंगे कौन कौन सी हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। बैक्टीरियल डिजीज लेंगे हम लोग, इसकी बात करेंगे, और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे इन्फेक्शन, या नहीं, पहले तो आप देखेंगे पैथोजन, और पैथोजेंस के बाद में यहां पर हम लोग देखेंगे इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड ऑर्गन। संक्रमित अंग, और इसके बाद में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण बात होगी इसमें हम उसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए यहां पर आप देखते हैं, एक है यहां पर देखिए डिप्थीरिया,
जी हाँ, नाम है, यहां पर देखेंगे डिप्थीरिया, अब पैथोजन की बात करेंगे तो पैथोजन है, आपको यहां पर बता दूं, कोरिने बैक्टीरियम, या हिंदी में लिख दें कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरियाई, तो ये हो जाएगा। इसको इंग्लिश में अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। अब इन्फेक्टेड ऑर्गन की और एक चीज और देखेंगे कि वायुजनित रोग, ये भी वायुजनित रोग। अब जैसे ही मैंने वायुजनित रोग लिखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वायुजनित रोग है तो संक्रमित अंग कौन होगा, तो आप लिखेंगे गले को संक्रमित करता है। अब किसके माध्यम से, तो आप कहेंगे बिंदुकों के माध्यम से, अर्थात छींकने एवं खांसने से उत्पन्न जो बिंदुक होंगे उनके माध्यम से। किसके माध्यम से जी, तो आप कहेंगे बिंदुकों के द्वारा, इस तरह से। अब महत्वपूर्ण क्या है इसमें, तो महत्वपूर्ण इसमें आप देखेंगे हल्का ज्वर होता है, और ध्यान दें गले में टॉन्सिल्स के ऊपर, टॉन्सिल पर एक धूसर रंग की कठोर झिल्ली बन जाती है। धूसर रंग की कठोर झिल्ली का निर्माण, इस तरह से देखेंगे निर्माण हो जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे दैट इज इसीलिए गले में खराश हो जाती है, जिसे शोर थ्रोट कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है, शोर थ्रोट कहा जाता है। फिर इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे एक कहानी तो ये हो गई, और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ और बातों को। इसमें देखिए हल्के रंग का ज्वर अधिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, या गले में टॉन्सिल पर धूसर रंग की कठोर झिल्ली का निर्माण, तो आप कहेंगे सर ये सेकेंड वाला पॉइंट अधिक इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्यों अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट किसी और डिजीज में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया जाएगा इस डिजीज से रिलेटेड। आइए इसके बाद में देखेंगे हम लोग कि डिप्थीरिया के बाद में एक और है, यहां पर देखेंगे काली खांसी या पर्ट्यूसिस। या इसी को कहा जाता है
कुकुर खांसी, क्या कहेंगे इसे? कुकुर खांसी कहेंगे, या इसे कहा जाएगा डॉग्स कफ, या इसी को कहते हैं हुपिंग कफ। हुपिंग कफ अर्थात इस तरह से। अब देखेंगे हम लोग यहां पर कि इसका पैथोजन क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे बॉर्डीटेला परट्यूसिस, बॉर्डीटेला परट्यूसिस। तो इसमें आप देखेंगे कि बॉर्डीटेला परट्यूसिस की बात करेंगे तो यह एक पैथोजन हो गया, समझ रहे हैं ना। फिर ये कैसा है, तो आप ये भी कहेंगे एयरबॉर्न पैथोजन। अब सिंपली आपने कहा कि एयरबॉर्न पैथोजन, देख रहे हैं ना। अर्थात ये भी कैसा रोग हो जाएगा? वायुजनित। तो वायुजनित रोग होगा तो किसको संक्रमित करेगा? तो आप कहेंगे कि फेफड़ों को, बिंदुकों के माध्यम से संक्रमित करता है, इस तरह से। अब सिंपली यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी होगी। तो इसमें आप देखेंगे अगली कंडीशन देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे रोगी को लगातार बनी रहने वाली खांसी आती है, जो रात्रि को अधिक तीव्र हो जाती है। और एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा, रात्रि को अधिक तीव्र हो जाएगी। फिर इसके बाद में एक और बात, खांसते समय कुत्ते की गुर्राहट जैसी आवाज या जैसी ध्वनि निकलती है। ये कहानी हो गया, ठीक है ना। फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे, ये तो हो गई बात परट्यूसिस की या कुत्ता खांसी, काली खांसी की। फिर आगे देखेंगे टिटेनस या टिटेनी। अब सवाल उठता है कि ये कौन? तो आप देखेंगे क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया इस रोग को उत्पन्न करता है। और क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया की बात अगर हम लोग करें तो सिंपली यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यह सॉइल बॉर्न पैथोजन, अर्थात यहां पर हम लोग कहेंगे कि मृदा जनित रोग। कैसा रोग है ये? मृदा जनित रोग है, अर्थात मिट्टी के संपर्क से
ये होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सॉइल बॉर्न पैथोजन अर्थात मिट्टी में इसके बीजाणु या इसके स्पोर पाए जाते हैं इस बैक्टीरिया के, और मुख्यतः यह घोड़े की आंत्र में रहता है और उसके मल के द्वारा इस बैक्टीरिया के जो बीजाणु हैं वो आकर मिट्टी में मिलते रहते हैं। समझ रहे हैं ना। अब संक्रमण कैसे होगा, तो इसमें आप लिखेंगे किसानों के औजारों से चोट के द्वारा, चोट लगने पर, क्यों? क्योंकि किसानों के औजार मिट्टी के संपर्क में रहते हैं तो वो उस पर इस बैक्टीरिया के संक्रमण के चांसेस होते हैं। ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना में घायल होने पर, जी हाँ, सड़क दुर्घटना में घायल होने पर। और तीसरी कंडीशन यहां पर आप देखेंगे, अगली कंडीशन क्या होगी, और यहां पर देखेंगे अर्थात घाव पर मिट्टी का संपर्क होने पर। इन तीन तरह से आप देख पाएंगे कि इसका संक्रमण हो सकता है। ओके, फिर यहां पर हम लोग देख पाएंगे आगे की कहानी। तो इसमें क्या होता है, तो आप लिखेंगे ऐच्छिक पेशियों में, ऐच्छिक पेशियों में बैक्टीरिया के मायोटॉक्सिन के प्रभाव से लगातार बना रहने वाला प्रबल दर्दयुक्त एवं अनैच्छिक संकुचन उत्पन्न हो जाता है। प्रबल दर्दयुक्त व अनैच्छिक संकुचन उत्पन्न होता है। ऐसा श्वसन पेशियों में अगर हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो आप देखेंगे श्वसन पेशियों में ऐसा हो जाने पर दम घुटने, दम घुटने अर्थात एस्फाइक्सिया के कारण मृत्यु हो सकती है। ये कहानी हो जाएगी। अब इन डिजीजेस के लिखने के बाद में हमें एक चीज और नोट करके लिखनी होगी। पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
यहाँ पर आप लिखेंगे नोट, नोट करके लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे डीपीटी वैक्सीन या डीपीटी टीका। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे इसका प्रयोग डिप्थीरिया, पर्टूसिस व टिटेनस जैसे रोगों से बचाव के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया। क्लियर? तो बच्चों अप्रॉक्स 50 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर रोकते हैं और दीजिए मुझे इजाज़त, ताकि मैं अगली क्लास में फिर से आपसे एक बार मिल सकूं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।